Assalamualaikum students. So in today's lecture we are going to start the very first chapter of class first year biology, which is cellular and the subcellular organelles. So the very first topic of this chapter is the cell theory. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द सेल थ्योरी है हमारे पास क्या सेल थ्योरी ये है कि आपके पास जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेल को डिस्कवर किया था इन अ डिफरेंट ईयर्स. ठीक है, तो जितने भी आपके पास साइंटिस्ट हैं उन सब की स्टडीज़ को जब आप कलेक्ट करते हो और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हो और थ्योरी बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टडीज, सो वी कॉल दैट एज अ सेल थ्योरी. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी की जो स्टडी है, जो सेल की स्टडी है, दैट वाज स्टार्टेड विद द रॉबर्ट हुक. ही वाज अ साइंटिस्ट विच हु इज शोन ओवर हियर इन 1665. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ही टुक अ कॉर्क, ठीक है, जो कि आपके पास बॉटल्स के एंडिंग्स पे आप उनको इनक्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हो. उसने ये कॉर्क लिया, उसने इस कॉर्क का बहुत ही ज़्यादा एक थिन सा स्लाइस काटा एंड ही ऑब्जर्व दैट थिन स्लाइस अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, उसने सिंपली क्या किया था कि कॉर्क लिया, उसको काटा और माइक्रोस्कोप में रख दिया. जब उसने उसको माइक्रोस्कोप में प्लेस किया, ही ऑब्जर्व्ड दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर which was given by the Robert Hooke. ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पिक्चर है, that was given by the Robert Hooke in 1665 that he has observed this structure under a microscope. तो जब उसने माइक्रोस्कोप में इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था, he defined this structure as a honeycomb. ठीक है, जो आपके पास honeycomb होता है, honeycomb का जो स्ट्रक्चर है that is just same as this structure. According to him that there was the very thick walls and inside the thick walls there are the hollow spaces. ठीक है, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा thick walls होती हैं, thick walls के rooms होते हैं small और उसके साइड उसके अंदर जो हैं वो आपके पास hollow chambers है, कोई भी चीज़ नहीं है according to him. ठीक है, and when he observed that structure, तो उसने जब उसको हनी कॉम कहा था, तो हनी कॉम से उसके माइंड में आया सेल्स ऑफ द मोनेस्ट्रीज. इफ़ वी टॉक अबाउट द सेल्स ऑफ द मोनेस्ट्रीज, तो मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं, जहाँ पे नन्स वगैरह और फादर वगैरह रहते हैं, उनके जो रूम्स होते हैं, उनके रूम्स को उस टाइम में सेल्स कहा जाता था. सो ही कॉल्ड दी स्ट्रक्चर्स एज सेल्स. ठीक है, तो जो सेल्स नाम पढ़ा था इन स्ट्रक्चर्स का जो कि ऑब्जर्व किए गए थे कॉर्क के स्लाइड के, दैट कम्स from the cells which were actually the rooms of the monasteries. So the very first step was taken by the Robert Hooke in 1665 by observing this cork under a simple microscope. So if we talk about the structure of these cells, जिसको उसने कहा था कि there are the thick walls, so this cork was once a part of a tree. ये जो आपके पास cork है वो कभी ना कभी tree तो होगा, and obviously a tree is a plant and all the plants are composed of the cells. और जो cells हैं उनकी आपके पास outer coverings होती हैं, और हमें पता है कि cells की दो outer covering होती हैं. The very first one is known as a cell wall and the other one is known as a cell membrane or a plasma membrane और प्लाज्मा लेमा. सो ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, जो इसकी आउटर कवरिंग है, इट गिव्स द दिस स्ट्रक्चर एज अ थिक वॉल. और जो जिसको उसने हॉलो स्पेस कहा था, दैट इज नॉट एक्चुअली अ हॉलो स्पेस, इट इज एक्चुअली अ साइटोप्लाज्म व्हिच इज अ सेमी विस्कस लिक्विड व्हिच कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेली. सो दिस स्ट्रक्चर वाज ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक in 1665. Okay, so after the study of the Robert Hooke, then there comes two scientists. The very first one is known as the Matthias Schleiden. He is a German botanist. ठीक है, ये हमारे पास एक German botanist थे एंड ही स्टडीज़ ऑब्वियसली प्लांट्स. तो उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी किया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी किया था. एंड आफ्टर हिज प्रोलॉन्ग्ड स्टडी ही सेड दैट just like the cork, all of the plants, they are composed of a very ultimate units and we call units as cells. At the same time,
in the same year in 1838 जो आपके पास थीडर शॉन है, who was actually a zoologist. तो ये जो थीडर शॉन थे एक जर्मन zoologist, उन्होंने स्टडी किया था, जैसे कि मैथ्यू शीलर ने प्लांट्स को स्टडी किया था, इन्होंने स्टडी किया था सारे के सारे तो नहीं, डिफरेंट एनिमल्स को. एंड व्हेन ही स्टडीड अ लॉट ऑफ एनिमल सेल्स, अकॉर्डिंग टू हिम all the structure of the cells, animal cells, are completely similar to all the structures which were observed in the plants, except they lack the cell wall. सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या आ रहा था, that animals has no cell wall, but in case of plants हमारे पास there is a cell wall. That was the only difference which was observed in case of a plants and the एनिमल्स. सो हमारे पास क्या हुआ, 1838 में इन दोनों ने अपनी स्टडीज़ को गैदर किया, एंड इन 1839 दे बोथ कलेक्टिवली गेव अ थ्योरी टू विच वी कॉल द सेल थ्योरी. Along with the contribution of the Matthias Schielen and Theodor Schwann, there was also a whose name is Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ने 1885 में he proposed that the cells arise from a pre-existing cells. So if we compile these three postulates of these three scientists, we came to know the three major points. The very first one is that all the living organisms are composed of cells. जितने भी आपके पास living organisms हैं वो सारे के सारे living organisms जो हैं या तो आपके पास एक सेल से मिलकर बने हैं या तो आपके पास बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं. If they are composed of a single cells, we call them as a unicellular living organisms, and if living organisms are composed of a lot of cells, we call them as a multicellular living organisms, which is a very first postulate of a cell theory. If we talk about the second postulate, that is that all the cells arise from the pre-existing cells, which means कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल व्हेन एवर वी हैव एनी कट और इंजरी, तो आपके पास हीलिंग का प्रोसेस होता है. हीलिंग के प्रोसेस में क्या है, जो आपके जहाँ पे आपके पास कट लगा है उसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ अ माइटोसिस, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ माइटोसिस दे विल produce the daughter cells which are identical to the parent cells. ठीक है. So by the process of a mitosis we came to know that all the new cells which we call to the daughter cells, they all comes from the parent cells by the process known as a mitosis, which is a cell division. Coming towards a third postulate, we came to know a cell is the structural and a functional unit of all the living organisms, which means कि आपके पास जो सेल है वो आपकी बॉडी को तो बनाता है ही, cells, then tissues, then organs, then organ systems, and then the living organism, a single individual. तो ये आपकी बॉडी को तो कंपोज कर ही रहे हैं. Along with it, each cell has its own specific functions. For example, अगर if we talk about the cardiac cells, तो cardiac cells का क्या काम होता है, they need to contract and relax so they can pump the blood out of the body or into the heart. ठीक है. So each cell has a specific function. Same goes for the tissues, organs, and the organ system. So all living organisms are either composed of a single cell or more cells, and all the cells arise from the pre-existing cells which are found already. They will divide themselves and produce new cells, and cells makes up the structure of a living organisms, and these structures are going to perform a specific function. So that was a cell theory that was given in 1839. In the year 1839 के अंदर ये cell theory आई थी, which gives these three major postulates. So if we talk about the cells, तो जो आपके पास चाहे आपके पास प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, और they are the smallest unit of a living organisms in case of a multicellular living organism. But if we talk about the unicellular living organism, तो वो तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से ही बनी है, and that single cell itself is a very small unit, and these cells are the building block of unicellular living organisms, multicellular living organism, and the structure of this cell is same in case of a prokaryotic and eukaryotic cell type.
prokaryotic cell type or eukaryotic cell type, these are the two different cell types, and there is a very huge difference between a prokaryotic cell type and a eukaryotic cell type. If we talk about the prokaryotic type of a cell, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, the genetic material which is the hereditary material or which contains all the information about the body, तो उसका जो genetic material है that is not found in a double membranous organelle, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि इसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है दैट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में एक लोकेशन में प्रेजेंट होगा, इन एनी लोकेशन, एंड वी कॉल दैट लोकेशन और दैट एरिया एज अ न्यूक्लियोइड. So in case of a prokaryotic cell, there is no nucleus and genetic material is present in the nuclei. And if we talk about the eukaryotic cell, तो eukaryotic cell में क्या होता है, genetic material is found in the nucleus. जो आपके पास एक double membranous organelle है, एक complex organelle है, उसके अंदर ही आपका genetic material present होता है. We talk about the other differences. तो जो हमारे पास eukaryotic type of a cell है, eukaryotic type of a cell के अंदर जो ribosomes होते हैं, they are larger in size, which is ATS, and S is a sedimentation coefficient. जिस तरह से हमारे पास हर चीज़ को मेजर करने का एक यूनिट होता है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर्स का इस्तेमाल करते हो, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर जो साइज़ है उसको मेजर करने के लिए वी यूज़ सेडिमेंटेशन coefficient. So in case of a eukaryotic cell, जो आपके पास ribosomes होते हैं, they are larger in size, which is ATS. And if we talk about the prokaryotic type of a cell, तो हमारे पास इसके अंदर जो ribosomes होते हैं, they are smaller in size, which is 60S. ठीक है, तो prokaryotic type of a cell के अंदर ribosomes का size small होता है, और eukaryotic type of cell के अंदर जो ribosomes है उनका जो size है that is larger. If you talk about the other differences, एक तो आपके पास न्यूक्लियस का हो जाएगा, सेकेंड वन इज ऑफ द राइबोसोम्स, एंड थर्ड इज के जो यूकैरियोटिक होते हैं दे देमसेल्व्स आर लार्जर इन साइज. इफ यू टॉक अबाउट द साइज, तो इनका जो साइज होता है दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ अ सेल, जो इसका साइज होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा ही होता है. ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द ईआर, इफ यू टॉक अबाउट द गोल्गी apparatus, तो वो प्रेजेंट होती हैं. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर आर नो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज. अगर हम एग्जांपल्स लें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है it is present in plants, it is present in animals, it is present in protista, it is present in fungi. And if we talk about the prokaryotic, so prokaryotic cell type is of a archaea, it is of a bacteria. बैक्टीरिया जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल टाइप की. सो जो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होता है और यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है कि दैट वी हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. In both cases, prokaryotic and eukaryotic, they all contains the genetic material, they all have the hereditary materials, and there is a cytoplasm, and within a cytoplasm all the organelles are suspended and each cell carries out its specific function. Okay, now coming towards the other points, if we talk about the cells, so we have a various kinds of cells in case of a multicellular living organism. जब हम multicellular living organisms की बात करते हैं, it contains various types of a cell, और जितने भी आपके पास types of a cells हैं, each type of a cell has its own shape, has its own size, and their shape and size to which we called the structure. ठीक है. जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है सेल का, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. ठीक है. सो एनाटॉमी ऑफ अ सेल इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फिजियोलॉजी. जो उसके स्ट्रक्चर है वही उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली होता है. इफ देयर इज एन अल्टरेशन इन अ स्ट्रक्चर, देयर विल ऑलवेज बी अ अल्टरेशन इन अ फंक्शन एज वेल. एंड दीज cells carries out various functions. For example, they carries out the movement, respiration, growth,
होम्योस्टेसिस विच इज़ मेंटेनेंस ऑफ अ बैलेंस कंडीशन, ठीक है। जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उनको बैलेंस करना, इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एंड द रिप्रोडक्शन, सो सेल कैरीज आउट ऑल दीज फंक्शंस. Okay, coming towards the validations that how we came to know that cell theory is correct. So there are the three postulates which explains that cell theory is correct. The very first is कि if we remove the cells from the tissues, तो जो cells हैं वो independently survive नहीं कर सकते, ठीक है। cell are always dependent on each other, ठीक है। अगर हमारे पास cells जो है, if we put them independently without any nutrition, without any food, without any source for a survival, तो cells जो है वो independently survive नहीं कर सकते। तो it proves that cell theory is a correct, so it validates this point. If we come towards the second point, there is nothing smaller than the cell has been observed to survive independently. So as cell theory says that cell is a structural and a functional unit, and the structure is according to the function. तो अगर हमारे पास फंक्शन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और यही आपके पास इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि जो सेल है उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसका अपना फंक्शन है, एंड दे आर इंटरलिंक्ड, एंड एज लॉन्ग एज दे आर प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, तो सेल क्या करता है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर लेता है। और देयर इज नथिंग ऑब्जर्व्ड स्मॉलर देन द सेल जो कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। वी टॉक अबाउट सेल से छोटा क्या होता है। इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सीन दैट देयर इज एन एटम मेक्स अप अ मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल होता है इट मेक्स अप ऑर्गेनेलीज, एंड जो ऑर्गेनेलीज होते हैं इट टुगेदर दे मेक्स अप अ सेल। तो देयर इज नो इंडिपेंडेंट function of an atom, molecule and organelles. If they have to perform their functions, they have to be linked to the cell. They need to be present within any cell or the living organism. Now coming towards the third postulate, there are the two scientists, Francisco Redi and the Louis Pasteur. He performed an experiment which explains that कि आपके पास जो सेल होते हैं दे ऑलवेज ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एक सील्ड या फर्टाइल कंडीशंस के अंदर ग्रो नहीं कर पाते। फॉर दैट व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसने एक नॉन स्टेराइल लिक्विड लिया और उसने उसको फ्लास्क में डाल दिया। आफ्टर दैट उसने उसके नेक को, जो फ्लास्क है उसके नेक को क्या किया, ही पुट अ फ्लेम एट दैट नेक। और रीज़न क्या थी, रीज़न ये था कि जो नेक जो है इसका जो आउटर इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट है वो कट ऑफ हो जाए, तो जितनी भी एयर थी दैट हैज़ बीन फ्यूज्ड आउट, फोर्स्ड आउट ऑफ दिस नेक। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने इस लिक्विड को फर्स्टली द लिक्विड विच वी हैज टेकन दैट वाज नॉन स्टेराइल, आपने उसको स्टेराइल नहीं किया था। तो जब आपने उसका आउटर इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट जो है वो कट ऑफ कर दिया, फिर आपने उसने लिक्विड को क्या किया, स्टेराइल किया। और फिर इस लिक्विड को उन्होंने दो कंडीशंस में प्लेस किया। द वेरी फर्स्ट कंडीशन is where the liquid has been cooled down and the contact between the outer environment and this liquid is not present, ठीक है। कोई भी कांटेक्ट नहीं था, आपने उसको बिल्कुल काइंड ऑफ अ सील कर दिया था। आप उसको बेंड करते हो, सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट पास थ्रू दिस नेक, ठीक है। सो सेकेंड में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन नहीं किया था, उन्होंने उसको टिल्ट कर दिया था, विच अलाउज द कॉन्टैक्ट ऑफ दिस लिक्विड विच इज स्टेराइज लिक्विड विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस लिक्विड। अब यहाँ पर क्योंकि स्टेराइल लिक्विड या कोई कॉन्टैक्ट नहीं था आउटर इन्वायरमेंट से, डस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो हमारे पास वो जो लिक्विड है इट
still remains the sterilized. तो आपके पास जितने भी cells होते हैं ना, वो cells कभी भी एक sterile conditions के अंदर grow नहीं करते हैं. They need other living organisms to grow themselves. ठीक है. So that's why there are the levels of organization which explains that कि cells को grow करने के लिए एक suitable medium चाहिए होता है, and they always work together. Just like they work in the multicellular living organisms. जैसे ही हमारे पास multicellular living organisms के अंदर वो काम करते हैं together, similarly वो आपके पास वो microorganisms जो हैं वो non-sterile liquid के अंदर ही grow करेंगे. Okay, coming towards, there are the few exceptions of our cell theories, जो कि cell theory जिनको explain नहीं करता. The very first one is the virus, virions and the prions. These are the acellular particles. ये आपके पास क्या है, एक acellular particles हैं. acellular particles का मतलब ये है कि हमारे पास जो cellular particles हैं, they are the structural and functional unit in all the cases. They are living in all the cases. But these viruses, virions and prions, as long as they are in contact with any living organisms, तो ये आपके पास alive होंगे. जैसे ही इनका contact जो है वो living organism से हट के एक non-living things की तरफ चला जाता है, तो they becomes a non-living things, which is not possible in case of a humans, animals or any other microorganisms. That's why it is the very first exception of a cell theory. Cell theory does not explain the nature of a viruses, virions and the prions. So if we talk about the second exception, that is the RBCs and the फ्लोएम सेल्स. और अगर हम फ्लोएम सेल्स में से स्पेसिफिकली बात करें तो फ्लोएम सेल के अंदर ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. सो हाउ दे बोथ आर द एक्सेप्शन. दे बोथ आर एक्सेप्शन in a case that RBCs and sieve tube elements, they all lack the nucleus. ठीक है. एंड वी नो दैट कि जो आपके पास जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स के सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट एज इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ अ सेल. बट RBCs एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जब न्यूक्लियस ही नहीं है, सो हाउ ऑल द फंक्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड. तो सेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो रेगुलेट कैसे हो रहे हैं. सो दिस इज एन अदर एक्सेप्शन ऑफ अ सेल थ्योरी. So how does that without a nucleus, आपके पास ये जो सेल्स हैं वो सारे के सारे फंक्शंस रेगुलेट कैसे हो रहे हैं. अलॉन्ग विद इट जो आपके पास सेल डिविजन है, हाउ इट इज़ टेकिंग प्लेस. सो दैट इज़ एन एक्सेप्शन. इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड एक्सेप्शन ऑफ अ सेल थ्योरी, these are the is a bacteria and a cyanobacteria. So if we talk about a bacteria, अगर हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज होती हैं, ना तो इनमें न्यूक्लियस होता है, ना तो इनमें न्यूक्लियोलस होता है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही न्यूक्लियर प्लाज्म होता है. और इन जनरल वी कैन से दैट दे ऑल लैक द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. सो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. So if they don't have any nucleus or the nucleus related proteins, how all the functions of a bacteria and a cyanobacteria has been taken place, and how this cell type still exists. तो ये जो आपके पास बैक्टीरिया है यानी कि प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ अ सेल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता, जो सेल थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं करती. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द another exception of a cell theory, दिस इज़ अ राइजोपस. और ये जो राइजोपस है, ये इसका जो स्टॉक है, इसके स्टॉक पे जो हेड प्रेजेंट होता है, इसके हेड के अंदर देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियसेस. इफ यू टॉक अबाउट द RBCs, तो RBCs में न्यूक्लियस थे ही नहीं, लेकिन इनके अंदर देयर आर मैनी न्यूक्लियस. एंड सेम गोज फॉर द एल्जीविचेरिया कि इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ अ सेल हैज़ ऑल्सो नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द cell theory. If we talk about the last exception of a cell theory is a protozoan group. If we talk about the protozoan group, तो प्रोटोजोन ग्रुप्स के अंदर फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है. अब इन सब के अंदर फिर जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच कॉज द लोकोमोशन. एंड व्हाट इज़ लोकोमोशन? लोकोमोशन इज़ अ मूवमेंट. ठीक है.
we know that how locomotion is being taken place in case of animals and in case of humans, and there is no locomotion in case of a plant. बट इन केस ऑफ यूग्लिना तो हमारे पास इसके पास एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है जिसके थ्रू ये मूव करता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द पैरामीशियम तो इसके अंदर सीलियाज होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करते हैं. इसके अंदर एमीपाइड्स होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करता है. सो ऑल दिस structures are not being explained by the cell theory. So these were the few examples in which cell theory is failed to explain their structure and their function.